वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 MCQs सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज़ मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले लिया है, जिसमें आप सभी को डाउट हो रहा था और आप सभी के ढेर सारे कमेंट आए कि मैम आपने ऑप्शन डी करेक्ट कराया है जबकि ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने ऑप्शन डी क्यों करवाया है ये भी देख लीजिए। ये जो नीति है सबसे ज़्यादा जुड़ी किसके साथ है, तो वो डलहौजी 1848 से 1856 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रहे थे। लेकिन 1834 की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के न्यायालय द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था कि और भी कई छोटे राज्य जो कि इस सिद्धांत के तहत मिला लिए गए थे, और उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने पहले ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कुछ छोटे राज्यों को मिला लिया था, इसलिए इसको जो स्पष्ट करने का कार्य है वो विलियम बेंटिक ने किया था। लेकिन सबसे अधिक जुड़ी किससे है ये नीति, तो डलहौजी के साथ जुड़ी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया था, इस नीति का उपयोग किया था, और इसके तहत बहुत सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में अधिग्रहण कर लिया था, मिला लिया था। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया। इसका कारण है क्योंकि उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। उपरोक्त कथन के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, कथन सही है और कारण भी इसका सही से स्पष्टीकरण दे रहा है, कारण भी ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ऊपर दिए गए हैं सही है? पहला कथन है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा किया गया था। सेकंड है, रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो गठन है वो 1861 के द्वारा हुआ था, ना कि 1892 में। हाँ, लेकिन 1861 से लेकर 1892 के बीच 30 वर्षों में भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, और केवल 45 भारतीय ही इसमें नामांकित हुए, जिनमें से अधिकांश धनी थे, भूमिहीन और वफादार हितों के साथ थे। तो यहाँ पर केवल मुट्ठी भर राजनीतिक हस्तियों में से जो स्वतंत्र बुद्धिजीवी थे, जैसे कि सैयद अहमद खान, कृष्णदास पाल, वीएन मांडलिक, केएल नुलकर और रास बिहारी घोष इनमें शामिल थे। तो यहाँ पर जो ये रास बिहारी बोस दिया गया है ये गलत है। यहाँ पर रास बिहारी घोष होता तो सही हो जाता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोई भी स्टेटमेंट राइट नहीं है। 48वां क्वेश्चन है, 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, बजट पर केवल चर्चा की जा सकती है। थर्ड है, पूरक प्रश्न ना तो पूछा जा सकता था, ना ही किसी प्रश्न के उत्तर पर चर्चा की जा सकती थी।
नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके राइट आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। क्योंकि बजट पर चर्चा हो सकती थी और प्रश्न पूछे जा सकते थे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ चर्चा दी गई, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। और बजट पर ना तो वोट दिया जा सकता था, ना ही इसके लिए कोई संशोधन किया जा सकता था। बजट पर केवल चर्चा होती थी और उसके साथ साथ प्रश्न भी पूछे जा सकते थे, बट वोट नहीं कर सकते थे। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा आगे रखी गई थी? पहला, सरकारी सेवा का भारतीयकरण। सेकंड है, एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन जिसके परिणाम स्वरूप बर्मा का विनाश हुआ। थर्ड है, विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्योंकि एक आक्रामक विदेश नीति की आलोचना की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप बर्मा का विनाश हुआ, अफगानिस्तान पर हमला हुआ और उत्तर पश्चिम में आदिवासियों का दमन हुआ। ठीक है, और ये सभी भारतीय खजाने के लिए भारी खर्च साबित हुए, इसलिए ऑप्शन सेकंड, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मेल खाता है? इसमें एक तरफ आईएनसी की संस्थापक सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रमुख विश्वासी दिए गए हैं। जैसे सुरक्षा वॉल्व थ्योरी जो है वो दी गोपाल कृष्ण गोखले ने, षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त ने, और लाइटिंग कंडक्ट थ्योरी दी लाला लाजपत राय ने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये देख करके आप सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर सही तरीके से जो मेल खाता है वो षड्यंत्र का सिद्धांत है, वो आरपी दत्त ने दिया था। जबकि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी ये जो राय है ये गोपाल कृष्ण गोखले की थी, और सुरक्षा वॉल्व थ्योरी जिसे आप सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बोलते हैं वो लाला लाजपत राय ने थी। 51वां क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संबंध में कौन से कथन सही दिए गए हैं बताना है। पहला कथन है, वह दयानंद सरस्वती के साथ एंग्लो वैदिक स्कूल के सह संस्थापक थे। सेकंड है, वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। और थर्ड है, वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो लाला लाजपत राय के बारे में कौन से कथन गलत दिए गए हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्होंने 1889 और 1888 में प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, और जो 1920 का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है, उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में मदद की थी, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक के अनुयायी बन गए थे, वह इसके सह संस्थापक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। 52वां क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। सेकंड है, वह इंडियन होम रूल सोसाइटी की महासचिव के रूप में कार्य कर चुकी थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी, इनके निजी सचिव के रूप में कार्य किया था, ना कि इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देख करके बताएं कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार 1857 के युद्ध के बाद शिक्षा, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और तकनीकी शिक्षा के प्रसार को दबा रही थी। सेकंड था, नरमपंथियों का मानना था कि जनता को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। थर्ड है, नरमपंथियों का भरोसा था कि जनता आज़ादी जीतने के लिए आवश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम है। इनमें से कौन से कथन गलत हैं देख करके सही उत्तर का चयन करें। कोड देखकर सही उत्तर का चयन करें, जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि नरमपंथियों का नहीं, गर्मपंथियों का मानना था कि अभी जो जनता को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, और इन्हें भरोसा था कि जनता आज़ादी जीतने के लिए आवश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम है। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन की वैध आलोचना नहीं है? पहला, वे भ्रम में थे कि कुछ व्यक्तियों को मारकर वे देश को मुक्त कर सकते हैं।
सेकेंड है उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए काम किया और बड़े समूहों में काम किया। थर्ड है वे महसूस नहीं कर सकते थे कि सभी हिंसा के लिए सक्षम नहीं हैं। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए काम किया और बड़े समूहों में भी काम किया। यहाँ पर आप देखेंगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि रिवोल्यूशनरी आंदोलन की वैध आलोचना है। क्योंकि कथन पहला और तीसरा रिवोल्यूशनरी आंदोलन की वैध आलोचना है, वे हिंसा को स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन मानते थे, इसलिए कथन दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि वे लोगों के एक बड़े जन को एकजुट करने में असमर्थ थे। 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के कारण थे? पहला, एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। सेकंड, उपलब्धियों के साथ साथ मॉडरेट के तरीकों से असंतोष। थर्ड है शिक्षा के विकास का प्रभाव, जागरूकता और बेरोजगारी में वृद्धि। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। 56वां क्वेश्चन है, अगर यह कहा जा सकता है कि सुधारों का यह अध्याय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना का नेतृत्व करता है, तो मैं व्यक्ति के तौर पर मानता हूँ इससे कुछ भी नहीं होगा। उक्त कथन किसने दिया? नीचे दिए गए कोड देख करके सही उत्तर को बताना है। ऑप्शन ए है लिनलिथिगो, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है मार्ले और ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्ले ने यह कथन दिया था। 57वां क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चरमपंथियों के पतन के कारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। पहला कथन है तिलक को दोषी माना गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। सेकंड है लाला लाजपत राय की सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति। थर्ड है अरबिंदो विदेश के लिए रवाना हुए और फोर्थ है चरमपंथी एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी का आयोजन करने में सक्षम नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि लाला लाजपत राय विदेश को रवाना हुए थे और अरबिंदो और बीसी पाल ये सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए थे। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्रांतिकारी सक्रियता के उद्भव के कारक नहीं थे। पहला स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सेकंड है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दूसरा, दोनों ही कारक थे क्रांतिकारी सक्रियता के उद्भव के। 59वां क्वेश्चन है, खुदीराम बोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है बोस को फांसी दिए जाने वाले सबसे कम उम्र के शहीद होने के लिए जाना जाता है। सेकंड है बोस ने जज किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका। थर्ड स्टेटमेंट है बोस अलीपुर षड्यंत्र केस में आरोपी थे। इसमें बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा करेक्ट है, जबकि बोस अलीपुर षड्यंत्र केस में आरोपी ही नहीं जबकि इन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी भी दी गई थी। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक विशेष रूप से श्वेत न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, इनको ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड गाड़ी में था ही नहीं। दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाएं और इनके बजाय मारी गई, तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? अलीपुर षड्यंत्र केस से प्रफुल्ल चाकी रिलेटेड थे। सेकंड है दिल्ली षड्यंत्र का मामला अरबिंदो घोष। थर्ड है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला, ये रासबिहारी बोस से संबंधित है। और कानपुर षड्यंत्र केस, इससे रिलेटेड मुजफ्फर अहमद रहे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है, केवल कानपुर षड्यंत्र केस मुजफ्फर अहमद से रिलेटेड है। बात करें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला, इससे रिलेटेड हो गए। अलीपुर षड्यंत्र केस की बात की जाए तो ये जो अरविंद और बारिंद सहित गिरफ्तार किए गए थे तो ये घोष बंधु थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र मामला रिलेटेड था रासबिहारी बोस से, इसलिए बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे, पेयर्स इनकरेक्ट थे। केवल कानपुर षड्यंत्र केस मुजफ्फर अहमद से रिलेटेड था। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए।
हिस्ट्री के आई होप आपको समझ में आए होंगे। डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमेशा की तरह कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से आप अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आप अपना जो ऑफ़र है वो अवेल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।